खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। गाड़ी ऑफिस की आलीशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकी थी। गाड़ी से उतरकर उसने एक नजर कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली, फिर शाहाना चाल चलता अंदर की तरफ बढ़ गया। सारा स्टाफ उसके आने पर अलर्ट हो चुका था। वो बिना किसी की तरफ देखता सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। जब उसकी सेक्रेटरी ने उसे देखते ही उसके साथ साथ चलने लगी और उसे आज होने वाली मीटिंग के बारे में आगाह करने लगी। सर, नए डिजाइन्स तैयार होकर आ चुके हैं, फाइल आपके टेबल पर मौजूद है, आप फाइनल कर लें तो मैगजीन के लिए आज ही भिजवा देंगे। और आज आपकी अली ब्रदर्स के साथ 2 बजे की मीटिंग फिक्स है। उसके बाद रात को 8 बजे खलील साहब के साथ डिनर भी है। वो दोनों उसके कैबिन में आ चुके थे। कैफ अपने कोट के बटन खोलता उसे उतार कर हैंग करता अपनी कुर्सी पर जा बैठा। हम रावलपिंडी किस वक्त तक निकलेंगे? वो अब नोट पैड और पेन थामे उसकी मुंतजिर खड़ी थी। मीटिंग 2 बजे की है तो हम आधा घंटा पहले ही निकलेंगे क्योंकि पिंडी में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। वो सिरसरी सा कहता फाइल उठाकर अब डिजाइन देखने लगा। और तैयारी मुकम्मल है मीटिंग की? कैफ ने पूछा। जी सर, उसने नोट पैड पर टाइम नोट करते जवाब दिया था। वह हर चीज नोट करके रखती थी क्योंकि उसके बॉस को हर चीज परफेक्ट और टाइम पर चाहिए होती थी। कोई भी चीज आगे पीछे या जरा भी ऊंच नीच हो तो स्टाफ को अच्छी खासी झाड़ सुनने को मिलती थी। गुड, चेकबुक साथ रख लेना, मैं आज ही सब मुकम्मल करके इसको निपटाना चाहता हूँ। फाइल में रखे ढेरों डिजाइन्स को वो बस एक नज़र देख रहा था। उसकी सेक्रेटरी ने तासुफ से इन डिजाइन्स को देखा जो इतनी मेहनत से बने थे, लेकिन उनका बॉस बस एक नज़र देख रहा था और वो जानती कि इन ढेरों में से कोई 2 उसे अच्छे लगेंगे और बाकी सारे रिजेक्ट होंगे। खड़े मगरूर तने तने से नकूश सुर्ख सफ़ेद रंगत घनी शेव जो उसके चेहरे को और भी हैंडसम बना रहा था। भिंचे हुए लब, सफ़ेद ड्रेस शर्ट में कफ फोल्ड किए वो सामने खड़े मैनेजर से ब्रीफिंग ले रहा था। वो बढ़ती उम्र के साथ पहले से भी ज्यादा पुरकशिश हो गया था। आज भी लड़कियों से देखते अपना दिल हार जाती थीं, लेकिन कैफ मुर्तज़ा को अब फर्क नहीं पड़ता था। वो इस वक्त पिंडी वाली कंपनी में मौजूद था। डील फाइनल हो गई थी और कैफ मुर्तज़ा इस कंपनी को खरीद चुका था। सारे स्टाफ से इंट्रोडक्शन भी हो चुका था। कैफ बिजनेस की दुनिया में अपना नाम मनवा चुका था। इन 5 सालों में वो मुर्तज़ा एंड सन्स कंपनी को ऊंचाई पर ले गया था। पिछले साल उसे इंग्लैंड में बिजनेस मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। मुर्तज़ा साहब उसकी कामयाबी पर बेहद मसरूर हुए थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कैफ यूं उनका नाम रोशन करेगा। उनको कैफ पर फख्र था। एक फार्म हाउस पर थोड़ी देर पहले रेड पड़ी थी जहां मनशियात की स्मगलिंग की एक बहुत बड़ी डील होने जा रही थी, जो कि हैदर की टीम ने बर वक्त अपनी रेड से नाकाम बना दी थी। मनशियात तो सारी हिरासत में ले ली गई थीं, लेकिन एक लड़की के सिवा कोई और पकड़ा नहीं जा सका था। सब ही सब फरार हो चुके थे। हैदर अपने ऑफिस में खड़ा सामने खड़े ऑफिसर से रेड के मुतालिक तफसीलात सुन रहा था। सर, बाकी सब तो वहां से फरार हो गए, लेकिन एक लड़की पकड़ी गई है, आप चाहें तो तफ्तीश कर सकते हैं उससे। उसके साथ ही ऑफिसर ने उसे तफसील देते हुए रेड के दौरान पकड़ी गई लड़की के बारे में आगाह किया। कहाँ है वो? हैदर ने पूछा। बाहर ही है सर, भिजवाओ उसे अंदर, वो कहकर अपनी टेबल की जानिब बढ़ गया। वो सल्यूट करता उसके कमरे से निकल गया। हैदर एक फाइल हाथ में थामे उसे पढ़ने में मसरूफ था जब कोई दरवाजा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ। हैदर ने फाइल पढ़ते पढ़ते सिरसरी सा दरवाजे की सिमत देखा और वापस से फाइल की जानिब मुतवज्जे हो गया, लेकिन फिर वो रुका। दोबारा से निगाहें उठाकर देखा। एक कम उम्र दुबली सी गोरी रंगत वाली लड़की सहमी नजरों और फूले लाल गालों से उसे घूर रही थी। खुले बाल सामने से पकड़कर पिन अप किए हुए थे और जीन्स के ऊपर घुटनों तक आती मर्दाना जैकेट पहने वो ऊल जलूल हुलिये में खड़ी थी। हैदर ने सर से पैर तक देखते हुए उसका जायजा लिया था, फिर उसे नजरों से काउच पर बैठने का इशारा किया था। वो चुपचाप काउच पर जा बैठी थी। हैदर फाइल बंद करता अपनी मेज के पास रखी कुर्सी उठाकर उस लड़की के बिल्कुल सामने रखता उस पर बैठ चुका था। नाम क्या है? हैदर ने अपनी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज किए सर्द लहजे में इस्तफसार किया। लड़की ने उसकी सर्द निगाहों पर थूक निगला था। उसे लग रहा था वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। आमना, धीमे से उसने जवाब दिया। असली नाम?
जी। लड़की की आंखें फैल गईं। उसे कैसे पता चला कि उसने झूठा नाम बताया है? देखो, अपना और मेरा वक्त ज़ाया मत करो। चुपचाप जो पूछूंगा ठीक ठाक से बता दो, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इज़ दैट क्लियर? हैदर ने अब की बार थोड़ा नरमी से कहा था। उसने फौरन ही बच्चों की तरह 2 बार सर को जुम्बिश दी थी। नाम हुरैन। पूरा नाम हुरैन इम्तियाज़। वो जो पूछ रहा था वो सीधे सीधे नॉर्मल रूटीन के हर सवाल जवाब देने लगी। तो तुम वहां क्या कर रही थी? हैदर थोड़ा उसकी सिमत झुके पूछने लगा। कसम ले लें सर, जो मुझे पता हो वहां क्या हो रहा है। हुरैन अब की बार मारे खौफ झुंझलाकर बोली थी। देखें, मेरी सहेली मुझे वहां पार्टी का कहकर ले गई थी। मुझे तो पता भी नहीं था वहां अंदर इस कमरे में ऐसी कोई ड्रग डीलिंग हो रही थी। अब आप खुद देखें, अगर मैं उनके साथ शामिल होती तो वहां रुकती ही क्यों? मैं भी उनके साथ भाग न जाती। ड्रामाई अंदाज में उसने वजाहत दी थी। अच्छा, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो सकता है कि तुम्हें भागने का मौका ही ना मिला हो। हैदर ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और हाथ सीने पर बांधकर बोला। क्या मतलब है आपका? सच की कोई कदर है कि नहीं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हुरैन को अब गुस्सा आया था। तुम्हारा हुलिया भी तो ऐसा है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, और तुम अपने घर वालों का नंबर भी नहीं बता रही। उसने उसकी हालत पर चोट की थी। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे मामा बाबा को अगर ये पता चला, वो क्या सोचेंगे? वो परेशान हो जाएंगे। प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। वो उसकी मिन्नतें करने लगी थी। तो ऐसे काम करते ही क्यों तुम आजकल के बच्चे, जो बाद में माँ बाप की शर्मिंदगी का बायस बने? वो टेक छोड़ता दोबारा से उसकी ओर झुककर बोला। आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं? मैं आपको सब सच सच बता चुकी हूं। अगर नहीं यकीन करना तो भाड़ में जाएं। वो गुस्से में चिल्लाई थी। उसकी हिरनी जैसी आंखें सुर्ख हुई थीं। तमीज से बात करो, तुम्हारे सामने कोई आम शख्स नहीं है। अंदर लॉकअप में डलवा दूंगा। हैदर ने तंबीह करने वाले अंदाज में धमकी दी। हुरैन ने उसकी धमकी से डरते हुए अपने तने असाब ढीले छोड़े थे। तुम जानती भी हो तुम्हारी इस दोस्त की वजह से तुम किस मुसीबत में फंस सकती थी। वो अब उसकी इस हरकत के नताइज बताने लगा। हैदर को उसकी बातों और उसकी बॉडी लैंग्वेज से यकीन था कि वो सच कह रही है। कैसी मुसीबत? हुरैन आईब्रो उचकाते हुए तजस्सुस लिए संजीदा सा पूछने लगी। उसके इस तरह करने पर हैदर को बेख्तियार हंसी आई थी, जो वो जब्त कर गया था। वो वहां तुम्हें जरूर किसी गलत नीयत से लाई थी, वरना अगर तुम्हारी सच्ची दोस्त होती तो कभी तुम्हें यहाँ छोड़ कर ना भागती। इसलिए आइंदा कभी भी किसी पर भी यकीन करके यूं कहीं नहीं जाना, ओके? हैदर ने उसे हकीकत से रोशनाई कराते हुए नसीहत की थी। हुरैन ने समझकर सर हाँ में हिलाया। बाहर अपना बयान नोट करवा दो और मेरे ऑफिस का नंबर अपने पास रख लो। जब भी तुम्हारी उस दोस्त ने तुमसे दोबारा राब्ता किया या उसने तुमसे मिलने की कोशिश की तो तुम फौरन पहले मुझे इत्तला दोगी। ऑफिस का नंबर क्यों? आप अपना नंबर दें। ये ना हो मैं आपके ऑफिस फोन करती रह जाऊं और आप यहां ना हुए तो। हैदर को उससे इतनी समझदारी वाली बात की उम्मीद न थी, इसलिए उसे हैरत हुई थी। जरूरत नहीं, मैं यहां ना भी हूं तब भी कोई ना कोई फोन जरूर उठा लेगा, वो कहकर कुर्सी से उठ गया। हुरैन भी उठ खड़ी हुई थी और नाक चढ़ाकर कमरे से निकल गई। रात का 1 बज रहा था और वो अपनी गोद में लैपटॉप रखे अभी तक काम करने में मसरूफ था। उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों की तरह भींचकर खोला, 1 बार 2 बार, फिर अपनी आंखों को उंगलियों की पोरों से मसला। बेड की पुश्त से टेक लगाए अपनी टांगों को हल्का सा हिलाता वो फिर से काम करने के लिए ताज़ा दम हो गया था। दफतन उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो राबिया बेगम दरवाजे के पीछे से नमूदार हुई। कैफ ने मुस्कुराती नजर उन पर डाली। तुम्हारे लिए काफ़ी लाई हूँ। कॉफ़ी का मग उसकी सिमत बढ़ाते हुए उन्होंने बताया। थैंक यू, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। कैफ ने मग उठाकर कहा। राबिया ने ट्रे वहीं साइड टेबल पर रख दी और उसके पास ही बेड पर बैठ गईं। कैफ की नज़रें लैपटॉप पर जमी थीं। एक हाथ से वो मग लबों से लगा गया और दूसरे हाथ से वो टाइपिंग कर रहा था। राबिया बेगम अफसरदा नज़रों से उसे देखती रहीं। सब ठीक है? कैफ ने लम्हा भर को रुककर निगाहें लैपटॉप से हटाकर अपनी माँ से पूछा था। कैफ, क्यों खुद को सजा दे रहे हो? कैसी सजा? वो दोबारा से अपने काम में मगन होते हुए बोला। उसने उस सवाल पर कोई खास तासुर नहीं दिया था, क्योंकि ये सवाल पिछले कई सालों से पूछ रही थी। ये सब हर वक्त मशीन की तरह काम करना ऐसा नहीं है, बस खुद को मसरूफ रखना चाहता हूँ
और हर बार की तरह उसने साफ गोई से वही जवाब दिया जो कि सच ही था। और कब तक चलेगा ऐसे? उसे ढूंढते क्यों नहीं हो अब? वो उसके चेहरे के तासरात को भांपते हुए बोली। क्योंकि पिछले 3 सालों से उसने अनाया की तलाश तर्क कर दी थी। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाएं, जो खुद कहीं अपना आप छुपा लें, वो कहाँ मिलते हैं। वो थोड़ा दुखी लहजे में बोला। उसने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और कॉफी का मग भी साइड टेबल पर रखकर अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में लिया। आप क्यों परेशान होती हैं मॉम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके पास हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाबा वो कह रहे थे अनाया के घर जाएंगे। इस बात को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाबा को कोई ज़रूरत नहीं है वहां जाने की और कोई भी बात करने की, उसने बीच में ही उनको टोक कर कहा था। लेकिन कैफ, मॉम प्लीज, इस बारे में कोई बात नहीं होगी अब। आप बस दुआ किया करें, वो जहां भी हो ठीक हो। उसकी हर बार की जाने वाली दरख्वास्त पर राबिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कैफ ने उनके हाथों को चूमा था और उसी वक्त कैफ का फोन बजा। कैफ ने फोन स्क्रीन पर जगमगाता उमर का नंबर देखा। उमर की कॉल है। उसने फोन उठाते हुए बताया। राबिया बेगम उसके बेड से उठ खड़ी हुई। तुम बात करो, मैं चलती हूँ, और हाँ, इसके बाद सो जाना। वो ताकीद करते हुए उसके कमरे से जा चुकी थी। कैफ ने कॉल रिसीव की और फोन कान से लगाया। ये इंग्लैंड में एक छोटे और बेहद खूबसूरत घर का मंजर था, जहां जैनब ओपन किचन में खड़ी रात का खाना तैयार कर रही थी और उमर अपने बेडरूम में कैफ से कॉल पर बात कर रहा था। मुझे पता था तू जाग रहा होगा। उमर फोन को कान और कंधे के बीच रखे बात कर रहा था और साथ साथ अपने वार्डरोब की ड्रा से कुछ तलाश भी कर रहा था। हाँ, एक नई कंपनी ली है, बस उसी पर थोड़ा काम जारी था। दूसरी तरफ कैफ ने उसे जवाब दिया। ओहो, मुबारक हो। खैर मुबारक। और बता, क्या चल रहा है? घर में सब ठीक? कैफ अपने टेरेस पर खड़ा बात कर रहा था। हाँ, सब ठीक। खाला से बात हुई थी शाम को, उमर ने आम से अंदाज में कहा। ओह, तो इसीलिए वो मुझे तुमसे बात करने का कह कर गई हैं, और ज़रूर मेरी कोई शिकायत की होगी। हाँ, परेशान थी वो बहुत। कैफ, क्यों तूने खुद को रोबोट बना लिया है? हर वक्त काम ज़रूरी नहीं होता। तो और क्या करूं? फारिग रहूंगा तो हर वक्त दिमाग में उसी का ख्याल रहेगा। तू उन्हें समझा यार कि मैं ऐसे ठीक हूं। वो बेवजह परेशान होती हैं, मैं उन्हें क्या समझाऊं? वो तेरे साथ रहती हैं, तेरी हालत देखकर वो दुखी हो जाती हैं। जिस्म के निशान अक्सर दिख जाते हैं, पर रूह के जख्म दिखाऊं कैसे? एक दास्तान थी उसके होने में, एक पल में उसे बताऊं कैसे? कैफ ने उसकी बात के जवाब में कहा तो उमर के लबों को उदास सी मुस्कान ने छुआ। शादी क्यों नहीं कर लेता? एकदम उमर बोला। व्हाट? उमर को शौक लगा था, लेकिन फिर हंसा था, जैसे उमर की बात को मजाक में उड़ाया हो। मैं सीरियस हूं, भूल जा उसे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा, क्योंकि वो कभी लौट कर नहीं आएगी। उसके लहजे की संजीदगी से कैफ को अंदाजा हुआ वो मजाक नहीं कर रहा। बकवास बंद रख और जाके अपने सर पर ठंडा पानी डाल। कैफ बोलकर कॉल काट चुका था, लेकिन उसके माथे पर पड़ी सिलवटें बता रही थी कि उमर की बात उसे हरगिज पसंद नहीं आई थी। उमर जैसे ही फोन रखकर पलटा था, जैनब दोनों हाथ कमर पर धरे उसे घूर रही थी। व्हाट? उमर ने उसके यूं घूरने पर इस्तफसार किया। क्या मशवरा दे रहे थे उसे? जैनब थोड़ा सख्त लहजे में गोया हुई। कुछ भी तो नहीं। वो साफ मुकर कर ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गया। मैं सब सुन चुकी हूं। कैसे तुम ये कह सकते हो? हाँ, कैसे मेरी दोस्त का सुहाग उसे छीनने की बात कर सकते हो? उमर ने उसके ड्रामाई अंदाज में आंखें घुमाई थीं। बेगम, शायद आप भूल चुकी हैं, शादी की पहली रात आपने मुझे मनाने के लिए कितने वादे किए थे कि अब कभी कैफ और अनाया को लेकर तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगी। वो आईने के सामने बाल ब्रश करता हुआ उसे याद करवा रहा था। हाँ, कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेहिस होगे। कैसे तुमने बेदर्दी से कहा है कि अनाया कभी वापस नहीं आएगी? जैनब जज्बाती अंदाज में कहते हुए आखिर में आबदीदा हो गई। मैंने जो कहा है वही हकीकत है। अनाया को अगर जरा भी कैफ से मोहब्बत होती तो वो अब तक लौट कर आ जाती। और कितनी सजा देगी उसे वो? हाँ, हम नहीं जानते वो कहाँ है, लेकिन वो तो वापस आ सकती है ना। वो अब उसके सामने खड़ा कह रहा था। जैनब, कैफ बहुत तकलीफ में है। उसका अंदाजा तुम नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं जानता हूं अनाया उसके लिए क्या है। वो उससे बात किए बगैर, उसे देखे बगैर 2 दिन नहीं रह सकता, और कहां उसने 5 साल गुजार दिए। और मैं नहीं चाहता उसका इंतजार लाहासिल रहे और उसे मजीद दुख हो। तो बेहतर यही है वो सब भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। और अनाया का क्या? तुम तो अपनी
बहनों जैसा समझते थे ना उसे। वो आंसू बहाते हुए अपने संग दिल शौहर से शिकवा कर रही थी। मैं अनाया को बहुत सुलझी हुई समझदार लड़की समझता था। मुझे उससे इस बेवकूफ़ी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उमर ने आगे बढ़कर ज़ैनब का चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लिया और उसके आंसू साफ किए। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। उमर ने उसके माथे को अपने लबों से छुआ। ज़ैनब, मुझे अगर कैफ की फिक्र है तो अनाया की भी है। मैं भी चाहता हूँ वो वापस आ जाए। मैं तो बस खाला की परेशानी की वजह से अपसेट था, इसलिए ये सब बोल गया। वो उसकी आंखों में देखते हुए वजाहत देने लगा। ज़ैनब ने अपना सर उसके सीने पर रखा तो उमर ने दोनों हाथ उसके गिर्द बांध लिए। वो आज 1 माह के बाद ऑफिस आई थी। पर्पल रंग का सूट, जेबतन किए हुए बालों को कैचर में बांधे, दुपट्टा स्कार्फ की तरह गले में डाले वो जैसे ही अपने कैबिन में जाने लगी थी कि सामने रुबीना उसका नाम चीखते हुए उसके पास आई और उसे गले से लगाया। वो उसी के साथ पिछले 4 सालों से यहाँ नौकरी कर रही थी। क्या हुआ, तुम इतना चहक क्यों रही हो? अनाया ने तजस्सुस से पूछा। अंदर चलो, बताती हूँ। वो उसका हाथ थामकर उसके कैबिन का दरवाजा धकेलती अंदर आ गई। अनाया ने अपना बैग टेबल पर रखा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। रुबीना उसके सामने ही टेबल पर बैठी। अब बता भी दो, क्या बात है? पहले तुम बताओ कैसी हो? वो अपनी खुशी के चक्कर में बोल ही गई थी। पहले से बेहतर हूं अब, अनाया ने धीमे से जवाब दिया। गुड। आंटी का बहुत अफसोस हुआ है, लेकिन अनाया जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं है। वो उससे नादिया आंटी का एक बार फिर से अफसोस करते हुए उसे दिलासा देने लगी। नादिया आंटी का पिछले माह इंतकाल हो गया था। अनाया ने बोझल दिल से सर हिलाया। रुबीना टेबल से उठकर उसके सामने झुकी और उसका हाथ थामकर उसे तसल्ली दी। अच्छा, अब सुनो मेरी खुशी की वजह। वो एक बार फिर लबों पर भरपूर मुस्कान सजाए गोया हुई। यार, हमारे नए बॉस आए हैं, मतलब ये कंपनी बिक चुकी है। और जिस बंदे ने इस कंपनी को खरीदा है ना, ओफो, अनाया इतना हैंडसम है ना कि ना पूछो। क्या? अनाया को शौक लगा था। हाँ, लेकिन कैसे और क्यों? उसे नहीं मालूम था इसकी गैर मौजूदगी में ये सब हो जाएगा। अरे पता तो है, दोनों भाइयों की अपनी अपनी बीवियों की वजह से बनती नहीं थी। बस फिर क्या हुआ, उन्होंने जायदाद का बंटवारा किया और सब बेच के आपस में बांट लिया। वो उसे अपने पुराने बॉस की कथा सुनाने लगी। ओह, अनाया के लबों पर बेसाख्ता जुम्बिश हुई। हाय अनाया, क्या बताऊं, ओफो, इतना खूबसूरत, पुरकशिश, इतनी शानदार पर्सनालिटी वाला बंदा मैंने पहली बार देखा है। वो फिर कैफ को ख्यालों में सोचते हुए बताने लगी। अनाया उसके अंदाज पर हंस दी। कैफ आज अपने इस्लामाबाद वाले ऑफिस नहीं गया था, बल्कि आज फैक्ट्री का एक चक्कर लगाता वो रावलपिंडी वाली अपनी नई कंपनी में आ गया था। कुछ अरसा उसे अब इस कंपनी को वक्त देना था और नए और अपने तरीके से यहाँ काम शुरू करना था। वो अपने कैबिन की जानिब जा रहा था कि उसके कदम थमे थे। किसी जाने अनजाने एहसास के तहत उसने अपनी निगाहें चारों सिमत दौड़ाई थीं और फिर उस कैबिन की विंडो से नजर आते वजूद को देखकर वो ठठक गया। आंखें साकित हुई थीं, दिल की धड़कन तेज हुई। वक्त जैसे थम गया। वो टेबल पर झुके कुछ लिखने में मगन थी, इस बात से बेखबर कि जिस शख्स से वो खुद को इतने अरसे छुपाए हुए थी वो उसे इस वक्त देख रहा है। कैफ बेयकीनी के आलम में खड़ा था। क्या ये वही थी? हाँ, वही तो थी। न कोई कयास न गुमा, ये उसकी अनाया ही थी। वो जो महवियत के आलम में यकटिक उसे देख रहा था। मैनेजर की आवाज में होश में आया था। मैनेजर कब से उसका इंतजार कर रहा था। उसे वहीं खड़ा देखकर वो अब उसे बुलाने की गर्ज से आया था। कैफ ने बर वक्त खुद को संभाला और मैनेजर को मुखातिब किया। ये लड़की यहाँ काम करती है? उसने अनाया की तरफ इशारा किया था। जी सर, ये हमारी मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट की हेड है। कल आपसे इनका इंट्रोडक्शन नहीं हो सका क्योंकि ये 1 माह की लीव पर थीं। मैनेजर ने उसे बताया, मुझे इनका सारा बायोडेटा चाहिए। ये कहाँ रहती हैं, किसके साथ होती हैं और कब से यहाँ जॉब कर रही हैं, सब जानना है, अभी, इसी वक्त। और उनकी सीवी मेरे टेबल पर हो। अनाया पर नजरें मरकूज किए उसने हुक्म सादर किया था। मैनेजर सर हिलाता हुआ वहां से जा चुका था। सो मिस अनाया अहमद, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। मेरा इंतजार खत्म हुआ। वेलकम बैक। कैफ मुस्कुराती नजरों से बड़बड़ाया और फिर वहां से हट गया और कदम अपने कैबिन की सिमत बढ़ा दिए और वहां से अपने कैबिन तक उसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट थी। ऑफिस का टाइम खत्म होने से पहले उसने अपने नए बॉस से कुछ पेपर्स पर साइन लेने थे। वो जल्दी से अपने कैबिन से निकली थी। बॉस के ऑफिस से निकलते मैनेजर से उसने बॉस के अंदर मौजूदगी का पूछा था। उन्होंने अंदर होने का बताया तो वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती, डोर नॉक करती अंदर दाखिल हुई।
सामने रखी बड़ी सी मेज के पीछे राइकिंग चेयर पर वो बुराजमान था, लेकिन कुर्सी की पोश तनाया की जानिब थी। वो कुर्सी दूसरी सिमत किए हुए था। सर, कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। वो धीरे से अपने आने की वजह बताने लगी। दूसरी तरफ कैफ उसकी आवाज पर आंखें बंद कर गया। इस आवाज को वो 5 साल बाद सुन रहा था। दिल में एक सुकून सा उतरा हुआ महसूस हुआ। उसकी तरफ जवाब न मिलने पर अनाया ने फिर से उसे मुखातिब किया तो उसी वक्त कैफ घुमा था और अनाया ने जूं ही उसे देखा उसकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैल गईं। कैफ उसे सर था पैर गहरी अंदर तक उतरती नजरों से देखने लगा। वो बेयकीनी के आलम में साकिन वजूद लिए खड़ी रही। बिना पलकें छिपकाए वो यकटिक सामने कुर्सी पर बैठे अपने नए बॉस को देख रही थी। इस खामोश लम्हे को अंदर आते